नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वीडियो कक्षा के माध्यम से मैं डॉक्टर क्षमा शुक्ला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज से कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण प्रकरण है वर्णों का उच्चारण स्थान। आइए अब हम परीक्षा हेतु निर्धारित प्रश्न और अंक भार के बारे में जानते हैं। परीक्षा में यह प्रश्न 1 अंक का आता है। प्रकरण परिचय। इस प्रकरण के माध्यम से हम वर्ण तथा उनके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णों का अध्ययन हम व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। व्याकरण का अर्थ है किसी शब्द के टुकड़े टुकड़े करके उसका वास्तविक स्वरूप दिखाना, यह व्याकरण का कार्य है। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के प्रतीक को वर्ण कहते हैं। अनेक वर्णों के मिलने से शब्द बनता है तथा अनेक शब्दों के मिलने पर भाषा का निर्माण होता है। वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी। अविनाशी अर्थात जिसका कभी भी विनाश न हो, अर्थात जिसका कभी नाश न हो। वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण का नाद अविनश्वर है। वर्णों का विभाजन। आइए अब हम वर्णों के विभाजन के बारे में जानते हैं कि वर्णों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। संस्कृत वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। यह आप पूर्व के पाठों में भी पढ़ चुके हैं कि संस्कृत वर्णमाला को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण, स्वर को अच भी कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम स्वर कहते हैं। तो स्वर के बारे में इसके पूर्व में भी आपको बताया जा चुका है और आप पिछली कक्षाओं में भी स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्वर वर्ण वह होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए अब हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का अर्थ है छोटा। ये स्वर 5 होते हैं। जैसे आप हिंदी में छोटा और बड़ा कहते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में ह्रस्व का अर्थ होता है बड़ा। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो आइए ह्रस्व स्वर को जानते हैं। ये स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री, री। ये स्वर 5 हैं। आइए अब हम दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर 8 हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तीसरे हैं प्लुत स्वर। जिस स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद 3 का अंक बना होता है। जैसा कि आप पुस्तकों में देखते होंगे ओम लिखा रहता है, तो ओम इस प्रकार से लिखा रहता है और बीच में जो अक्षर होता है वह 3 का अंक जैसे बनाया जाता है उसी प्रकार से बना होता है। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे हम ह्रस्व का उच्चारण करते हैं तो हमने कहा अ, ई, तो ये 1 मात्रा का समय लगा। दीर्घ स्वर का जब उच्चारण करते हैं आ,
तो इसका मतलब है कि वहां पर 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर होता है। प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है और इसमें 3 का अंक बीच में रहता है। तो इसको हम ऐसे उच्चारण करते हैं ओम। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये जो ई का बीच में इसको जो उच्चारित होता है उसका उच्चारण स्पष्ट नहीं आता है, लेकिन लिखने में ये इस प्रकार से आता है और इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ये स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। आइए अब हम समृद्ध और विवृत स्वर को जानते हैं। समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, ई, ऊ और ऊ। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जैसे हम ई बोलते हैं, ई ऊ ऊ, तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं इन स्वरों का, तो आप इसको स्वयं उच्चारित करके देख सकते हैं कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार सकरा हो जाता है। अगले स्वर है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है और ये संख्या में 2 होते हैं, ए ओ। फिर है विवृत स्वर। विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। इनकी संख्या 2 है, अ और आ। जब हम इनका उच्चारण करते हैं अ और आ का, तब मुख द्वार पूरा खुल जाता है। फिर है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर में इसका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा खुला होता है, जैसे कि इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट अर्धविवृत, अर्थात अर्ध मतलब होता है आधा। अर्धविवृत स्वर यानी जिसमें हमारा मुख द्वार आधा खुला होता है। ये संख्या में 4 होते हैं, अ, ए, औ और आ। ये जो स्वर आपको बताए गए हैं, इन स्वरों का उच्चारण आप स्वयं से करके देख सकते हैं कि मुख के किस भाग से इनका उच्चारण होता है और मुख के किन किन अंगों की इसमें सहायता ली जाती है। आइए अब हम व्यंजन वर्णों के बारे में जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन के बारे में इसके पूर्व की कक्षाओं में भी विस्तृत चर्चा की गई है कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है वह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम क का उच्चारण करते हैं तो क उच्चारण जब हम करते हैं तो क के साथ आ संयुक्त रूप से आता है, तो वह है व्यंजन। आ स्वर है और क है व्यंजन। तो जब हम क का उच्चारण करते हैं तो क के साथ आ की ध्वनि भी निकल रही है। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन है स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त। ये 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। आइए अब हम इन व्यंजनों के बारे में जानते हैं। पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनको वर्गों के माध्यम से विभाजित किया गया है सुविधा की दृष्टि से देखते हुए। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंगा आता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म आते हैं। दूसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, ख, स और ह। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है और इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है।
अब आप इसको इन वर्णों को स्वयं उच्चारित करके देख सकते हैं, श, ख, स और ह। आइए अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है, य, र, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ, अर्थात दो वर्ण मिले होते हैं। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 3 हैं। जैसे क है और क के साथ श मिला देते हैं तब श बनता है। उसी प्रकार से त्र के लिए ता में रा मिला करके त्र बनता है। ज और आ मिला करके ज्ञा बनता है। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के लिए 2 वर्णों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने क्ष वर्ण का उच्चारण किया तो इसमें हमारा छ वर्ण के उच्चारण में क और श को मिला करके छ बना है। त्र का जब उच्चारण करते हैं ता और र, त्र बनता है। और ज्ञा का जब उच्चारण करते हैं तो ज और आ मिला करके ज्ञा बनता है। आइए अब हम अनुस्वार के बारे में जानते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई वर्ण लिखा होता है और उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगी होती है, उसको अनुस्वार कहा जाता है। जैसे क में ऊपर लिखा है तो हम इसका उच्चारण करते हैं कम, नम, शम। इसका इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है अनुस्वार का। फिर है विसर्ग। विसर्ग का अर्थ है कि जैसे आपने देखा होगा कि अंत में 2 बिंदी लगी होती है, उसको विसर्ग कहा जाता है। और वर्ण के अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम शब्द है तो राम शब्द जैसे लिखा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम शब्द लिखा हुआ है और राम में ये राम में विसर्ग लगा हुआ है तो इसका उच्चारण हम करेंगे रामः। तो यह जो विसर्ग है इसका जब उच्चारण करते हैं तो ह की ध्वनि निकल कर आती है। फिर है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन में क वर्ग से पा वर्ग तक सभी वर्णों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। ये वर्ण है ये वर्ण है अंगा, ञ, ण, न और म। इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें हमको नासिका अर्थात नाक का सहारा लेना पड़ता है। तो आप इसका उच्चारण स्वयं करके देख सकते हैं। अंगा, तो यह ध्वनि कहाँ से निकलती है? हमारी नासिक। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह ध्वनि नासिका से निकलती है। जब हम ञ का उच्चारण करते हैं वह ध्वनि भी नासिका से निकलती है। उसी प्रकार से ण, न और म सभी ध्वनियाँ नासिका से निकल रही हैं। तो इसके उच्चारण के लिए श्वास को नासिका से बाहर निकालना पड़ता है, इसीलिए यह वर्ण अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर और 33 व्यंजन मिलाकर के 46 वर्ण होते हैं। आचार्य पाणिनि ने भी इन वर्णों को क्रमबद्ध किया है। पाणिनि मुनि द्वारा
क्रमबद्ध किए गए वर्ण माहेश्वर सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। माहेश्वर सूत्र के बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है और इसके पूर्व की कक्षाओं में भी आपने माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ा है। कहा जाता है कि पाणिनि मुनि की उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 14 बार अपना डमरू बजाया। शिव जी के डमरू बजाने से जो ध्वनि निकली, पाणिनि मुनि ने उनका आशीर्वाद स्वरूप संकलन किया। ये संकलन ही माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो पाणिनि मुनि व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान हैं। इन्होंने माहेश्वर सूत्र की रचना की और ये माहेश्वर सूत्र हैं अयूण, ऋलऋक, एओंग, एओच, हयवरट, लण, इमंगणनम, झभय, घड़दश, जब गड़दश, खफ, छठत, चटतौ, ये सूत्र है खफ, छ, ठ, त, च, ट, त और व। खफ, छ, ठत, चट, तौ। कपय, शशर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिनका संकलन पाणिनि मुनि ने अपनी अष्टाध्यायी में किया है। आइए, कतिपय ग्रंथों में व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण भी किया जाता है। तो ये जो आपने पूर्व में वर्णों का विभाजन देखा, इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथों में वर्णों को अल्प प्राण और महाप्राण से भी विभाजित किया जाता है। जिसके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प का अर्थ छोटा या कम, तथा जिनमें अधिक की आवश्यकता होती है वो महाप्राण होते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ अल्प प्राण हैं और शेष अर्थात जो शेष बचते हैं वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। मनुष्य के अंदर आती हुई श्वास को स्वच्छंदता से न निकालकर उसे मुख के अवयव विशेषों से तथा नासिका से विकृत करके निकाला जाए। इस विकार से उत्पन्न करने में नासिका तथा मुख के भाग प्रयोग में आते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ जाता है। जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उनको नादों का स्थान कहते हैं। तो ये जो विकार होते हैं तो इन विकारों को ही उच्चारण स्थान कहा जाता है। आइए अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं कि ये तालिका दी हुई है। ये स्थान है, स्वर है, व्यंजन है, अंतस्थ है और ऊष्म है। ये 4 प्रकार के जो व्यंजन हैं, स्वर, 4 प्रकार के जो वर्ण दिए हैं, स्वर, व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म, इनका विभाजन किया गया है। और ये जो स्थान है, उच्चारण स्थान है, पहला उच्चारण स्थान है कंठ। तो कंठ से निकलने वाले वर्ण हैं अ, आ। ये दोनों स्वर हैं। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनियाँ कंठ से निकलती हैं। इसको आप स्वयं उच्चारित करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से क, ख, ग, घ, अंगा, ये जो व्यंजन है इनका उच्चारण भी कंठ से होता है। और ऊष्म व्यंजन ह और अह, इनका उच्चारण भी कंठ से किया जाता है। दूसरा उच्चारण स्थान है हमारा तालु। तालु से ई और ई स्वर का उच्चारण होता है।
च, छ, ज, झ, इया इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। अंतस्थ में य वर्ण आता है, य वर्ण का उच्चारण भी तालु से होता है। और ऊष्म व्यंजन जो श है इसका उच्चारण भी तालु से किया जाता है। तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा। री और री स्वरों का उच्चारण भी मूर्धा से किया जाता है। री और री स्वर का उच्चारण भी मूर्धा से किया जाता है। ह्रस्व री और दीर्घ री व्यंजन में ट, ठ, ड, ढ और अण ये व्यंजन हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। अंतस्थ में र है और अंत में ऊष्म में श वर्ण है जिसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। दंत से री स्वर के अंतर्गत आता है। व्यंजन में त, थ, द, ध, न इनका उच्चारण दंत से किया जाता है। अंतस्थ में ल वर्ण आता है और ऊष्म में स वर्ण आता है जिसका उच्चारण हम दंत से करते हैं। ओष्ठ में स्वर वर्ण में उ और ऊ, व्यंजन में प, फ, ब, भ, म आते हैं। ये वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है। नासिका से अंगा, ण, अम, ञ, ण, न और म इनका उच्चारण नासिका से किया जाता है। आप इसका उच्चारण करके देख सकते हैं। जब हम अंग का उच्चारण करते हैं तो यह नासिका से ध्वनि निकलती है। उसी प्रकार से अंगा यह भी नासिका से निकल रही है। ञ, ण, न और म ये सभी वर्ण इन वर्णों का उच्चारण करने पर ध्वनियां निकल रही हैं नासिका से। कंठ और तालु तो ए और ए ये जो स्वर वर्ण हैं इनका उच्चारण करने में कंठ और तालु दोनों की सहायता ली जाती है। इनका उच्चारण करने में कंठ और तालु से ये वर्ण उच्चारित होते हैं। ओ और औ ये दोनों स्वर वर्ण हैं जो कंठ और ओष्ठ से निकलते हैं। और अंतिम है उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ का मतलब है कि इसके उच्चारण में दांत और ओंठ दोनों से यह ध्वनि निकलती है। अंतस्थ के अंतर्गत आता है वा, तो जब हम वा का उच्चारण करते हैं तो यह दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से इसका उच्चारण होता है। आइए अब हम इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है इसके सूत्र के बारे में जानते हैं। सूत्र की सहायता से आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं और आपको कंठस्थ करने में आसानी होगी। पहला स्थान है कंठ। कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। दूसरा है तालु इचुषाणाम तालु। मूर्धा ऋटुषाणाम मूर्धा। दंत का है ऋतुल सानाम दंता। ओष्ठ का है सूत्र उप उपध्यमानीयानाम ओष्ठौ। नासिका इमं गणनानाम नासिका च। कंठ तालु एदैतोः। कंठ और तालु का सूत्र है एदैतोः कंठ तालु। कंठ और ओष्ठ का है ओ दौतोः कंठोष्ठम। दंत ओष्ठ का सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। नासिका के अंतर्गत आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्रमशः तालु, ओष्ठ, कंठ और मूर्धा है। अब आइए ये जो सूत्र हैं इनको जानते हैं। इन सूत्रों के बारे में पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात आकार क वर्ग, तो क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग ये वर्ण आते हैं।
हकार और विसर्जनीय का उच्चारण स्थान कंठ है। यह इस सूत्र की व्याख्या है। अकार, कवर्ग तथा हकार और विसर्जनीय का उच्चारण स्थान कंठ है। इचुयशानाम तालु। इकार, च वर्ग, तो च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ यहाँ ये वर्ण आते हैं। फिर यह है, य से यकार हो गया, और शानाम अर्थात शकार, इनका तालु उच्चारण स्थान है। फिर तीसरा सूत्र है ऋटुर शाणाम मूर्धा। रि से ऋकार हो गया। टवर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण ये वर्ग आते हैं। इसके अतिरिक्त र है, र से रेफ और श से शकार हो गया। रेफ और शकार इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर है ऋतुल सानाम दंता। लिकार, ऋकार, तवर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, न ये वर्ण आते हैं। फिर है ल से लकार हो गया। लकार और सकार इनका उच्चारण स्थान है दंत। उपाध्यमानीया नाम ओष्ठौ। उकार, पवर्ग, तो पवर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ और म ये वर्ण आते हैं। और उपध्यमानी इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। फिर है इया, मा, अंगाणा, नानाम, नासिका च। इकार, मकार, डकार, णकार, नकार इनका उच्चारण स्थान नासिका है। ए दैतो तौ कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ दौतौ कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, तो जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। अनुस्वारस्य नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। क, ख इति क खाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीय। क, ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश जिह्वामूलीय कहलाते हैं। प, फ इति प फाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश उपध्यमानीय। प, फ के आगे पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश उपध्यमानी कहलाते हैं। अं, अह इति अच परौ अनुस्वार विसर्गौ। अनुस्वार और विसर्ग अच से परे होते हैं, जैसे अंग और आह। ये जो अनुस्वार और विसर्ग है वह अच से परे होते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत आपने वर्णों के बारे में पढ़ा और वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन उच्चारण स्थानों का आप स्वयं से उच्चारण करके इन उच्चारण स्थानों के बारे में जान सकते हैं कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से। आइए अब हम अभ्यास प्रश्न के बारे में जानते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के बारे में आपको पाठ में बताया जा चुका है। इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने शब्दों में लिखेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। फिर निम्न वर्णों के उच्चारण स्थान बताइए। तो ये वर्ण है क, ह और प। ये वर्ण है। आप इन वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे। जब आप इन वर्णों को उच्चारित करेंगे तो स्वयं ही आपको इन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में ज्ञात हो जाएगा कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।